फ्रेंड्स, ये मेरा 6th लेक्चर होगा, छठा लेक्चर मेरा है। और इस लेक्चर में मैं आपसे अगेन बात करूंगा सूट ऑफ सिविल नेचर पर। इसके पहले वाला लेक्चर हमारा वो भी इसी टॉपिक पर था। मैंने आपको जनरल बातें बताई थी कि सूट ऑफ सिविल नेचर में क्या होता है और सूट ऑफ सिविल नेचर से क्यों कहा जाता है। इसे सिविल सूट नहीं कहा जाता, उसके पीछे रीज़न हमने आपको डिस्कस किया था। इसके पीछे रीज़न ये है कि सिविल नेचर के जो सूट्स हैं इतना एक्सपेंसिव हो चुके हैं कि केवल सिविल सूट से कन्फ्यूज़न होगा। तो जो ऑर्डनरी एक्ट्स हैं जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, ईजमेंट एक्ट है, या जो आपका इधर जो एक्ट है पार्टनरशिप एक्ट है, जितने एक्ट्स हैं जो टोटली जिनसे लगता है कि सिविल है, जिनमें कोई रिलीजन नहीं है, जिनमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, जिनमें कोई इलेक्शन नहीं है, जिनमें कोई टैक्सेशन नहीं है, वो सब सिविल सूट होते हैं। और सिविल नेचर के सूट का अर्थ ये हुआ कि भले ही वो सेक्शन 3 सीपीसी में सबऑर्डिनेट कोर्ट ना हो, हाई कोर्ट का डायरेक्ट जुरिडिक्शन ना हो, जुरिडिक्शन ना हो, लेकिन उनका नेचर ऐसा हो, सिविल नेचर का हो। और उनको क्योंकि सिविल सूट में ज़्यादा भीड़ होती, ज़्यादा क्राउडिंग होती, बहुत समय लगता, जल्दी केस डिसाइड ना हो पाते, इसलिए उन केसेस को अलग करके किसी और ट्राइब्यूनल को दे दिया गया, किसी और फोरम बना करके दे दिया गया, ताकि सिविल कोर्ट के सामने बहुत ज़्यादा जो डिले ना हो। जैसे हम आपको बता रहे थे कि जैसे मान लीजिए इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल है, इलेक्ट्रिसिटी ट्राइब्यूनल है, इलेक्शन ट्राइब्यूनल है, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल है, रेवेन्यू ट्राइब्यूनल है, मोटर व्हीकल्स क्लेम्स ट्राइब्यूनल है, मेडिकल काउंसिल है, यूनिवर्सिटी क्लब है, एजुकेशन ट्राइब्यूनल है, रेंट कंट्रोल एक्ट में रेंट ट्राइब्यूनल्स है। ये सब ट्राइब्यूनल्स के मैटर भी सिविल मैटर होते हैं, सिविल नेचर के ही होते हैं। लेकिन इनको सेक्शन 6 में इनको हम सिविल कोड में ले जाने के बजाय इनको कार्व आउट कर देते हैं, अलग कर देते हैं, इसलिए सिविल कोड के पास जो मैटर हैं वो इकट्ठे न होने पाए। और इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है। तो सिविल नेचर वर्ड यूज करने से ही लगता है कि कितना ब्रॉड सब्जेक्ट होगा। जितने और नए नए सब्जेक्ट आते जाएंगे उस सूट ऑफ सिविल नेचर होते जाएंगे और उनके लिए नया, जैसे आरटीआई ट्राइब्यूनल हो गया, कंज्यूमर फोरम हो गया, ये सब पहले कल्पना नहीं कर सकते थे। जब सीपीसी बनी होगी तो ये सब मैटर थोड़ी रहे होंगे, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके मैटर बढ़ते चले गए, सब्जेक्ट का डिवीजन होता चला गया, इसलिए इनके लिए अलग से फोरम बनाना पड़ा। और इन पर जो मैटर लाते हैं उन पर इन आने वाले मैटरों में एक्ट बना करके सिविल कोड से इन्हें बाहर कर दिया जाता है, एक्सक्लूड कर दिया जाता है। चाहे एक्सप्रेस तरीके से एक्सक्लूड किया जाए, चाहे इम्प्लाइड तरीके से एक्सक्लूड किया जाए। तो सेक्शन 9 में जो जितने भी सिविल नेचर के सूट्स हैं, कोर्ट का उस पर इनहेरेंट जुरिडिक्शन होता है, कोर्ट की पावर होती है, उस पर इनहेरेंट पावर होती है, उसकी ओरिजिनल पावर है, उसकी पेरेंटल पावर है। जो सीपीसी बना था तब से वो पावर सेक्शन 9 में सिविल कोर्ट यूज करता है। लेकिन धीरे धीरे जब मैटर आते चले गए नए नए, जैसे इनकम टैक्स पहले कोई नहीं देता था, या इलेक्शन के लिए पहले सिविल कोर्ट ही थी, इलेक्शन ट्राइब्यूनल बना दिया। तो सुविधा के लिए सब्जेक्ट का डिवीजन और मार्क करने के लिए सिविल कोर्ट से मैटर को बाहर ले लेते हैं। तो सेक्शन 9 एक जनरल प्रिंसिपल ले डाउन करता है कि सारे मैटर जो सिविल नेचर के हैं उन पर सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन होगा। सिविल कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस, शैल का मतलब उसे कॉग्निजेंस लेना ही पड़ेगा, मना नहीं कर सकता, और वो सिविल कोर्ट की पावर है अल्टीमेटली। तो एक्सेप्शन दिया गया है, एक्सेप्ट इट हैज बीन द जुरिडिक्शन हैज बीन बार्ड, जुरिडिक्शन को बार्ड कर दिया गया है। जो मैंने अभी बताया, इन्हीं एक्ट बना करके इन्हीं ट्राइब्यूनल को जब दे दिया गया, इसका मतलब सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन बार्ड हो गया। वो चाहे एक्सप्रेस तरीके से बार किया गया हो, चाहे इम्प्लाई तरीके से बार किया गया हो। यहां तक हमने आपको एक डिटेल डिस्कशन देने की कोशिश की थी। आज हम बात करेंगे, कुछ केसेस के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे एक्चुअली प्रिंसिपल्स क्या है। क्योंकि ये कहना तो आसान है कि जो एक्सक्लूड कर दिया गया एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली, उस पर सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं होगा, लेकिन कौन डिसाइड करेगा एक्सक्लूजन है कि नहीं है, या बेसिक पर्पस
कोर्ट का होता है रेमेडी देना। सिविल सूट में जब आप जाते हैं तो आप सुनवाई होती है, नेचुरल जस्टिस होता है और हर तरह की रेमेडी आपको परफेक्ट मिलती है। लेकिन जो एक्ट बनाए गए हैं, क्योंकि नए एक्ट होते हैं, इसलिए हो सकता है इसकी रेमेडी फुल प्रूफ न हो, इसकी रेमेडी कंप्लीट न हो। इसलिए सिविल कोर्ट, क्योंकि एक इनहेरेंट जुरिडिक्शन का कोर्ट है, इसलिए सिविल कोर्ट के पास हमेशा इसको बना रहता है कि इन मैटर्स को अपने पास ले ले। तो जो पहला प्रिंसिपल है कि ये जो सेक्शन 9 का प्रिंसिपल है, ये बना किस आधार पर है? बना इसी आधार पर है, उबी जस्ट इबी रेमेडियम। आप टार्ट में पढ़ते होंगे कि कोई भी रेमेडी ऐसी नहीं होती, कोई भी डिस्प्यूट अगर है उसकी कोई न कोई रेमेडी होनी चाहिए। तो सेक्शन 9 यूबी जस्ट इबी रेमेडियम की रेमेडी है। सब तरह का पेनेसिया, हर तरह का मैटर इसमें आता है, जब तक कि इसको एक्सक्लूड न कर दिया गया हो। देखिए, अनलेस का मतलब क्या होता है? अनलेस का मतलब यह होता है कि मैटर मेरे पास ही रहेगा जब तक कि मैं इसे बाहर न कर दूं। एक तरीका हो सकता था कि सिविल नेचर के मैटर सिविल कोर्ट ही डिसाइड करेगा, ये एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन अगर कुछ लिख देते, जैसे रेवेन्यू मैंने बताया आपको, इनकम टैक्स बताया मैंने आपको, तो यही मैटर बाहर होते। लेकिन ये जनरल वर्ड यूज कर दिया गया है ताकि लॉ बनाने में स्टेट गवर्नमेंट को या पार्लियामेंट को दिक्कत ना हो। वो कुछ भी लॉ बना करके सिविल कोर्ट से उस मैटर को बाहर कर सकती है। तो अनलेस ए मैटर डिबार्ड बाय द इंस्टीट्यूट और डिबार्ड बाय एक्सक्लूडेड बाय इंस्टीट्यूट expressly or impliedly, the matter goes to the civil court because civil court is a parent court, it is a mother court, it is a माई बाप कोर्ट। इसे कोई ले नहीं सकता। तो ये जो वर्ड का जो एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली जो वर्ड मैंने यूज किया है या 9 में यूज किया गया है, उसका मतलब क्या है? तो पहली प्रिंसिपल उसका यह है कि कोई मैटर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली एक्सक्लूडेड है कि नहीं है, ये सिविल कोर्ट डिसाइड करेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन फिर भी इन मैटर पर है। अगर कोई डिस्प्यूट हुआ कि वो मैटर सिविल कोर्ट के पास है या नहीं है, या वो मैटर रेंट कंट्रोल एक्ट, रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल का है या इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल का है, तो ये मैटर अल्टीमेटली सिविल कोर्ट के पास जाएगा। और सिविल कोर्ट के सामने अगर आप प्लीड करेंगे, साहब ये मैटर, एक पार्टी कहेगी ये मैटर रेंट कंट्रोल एक्ट का है, दूसरी पार्टी कहेगी ये मैटर सिविल कोर्ट का है, तो सिविल कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये मैटर मेरे पास रहेगा या उन कोर्ट के पास चला जाएगा जो बनाए गए हैं। हमारे मैटर को, हमारे जुरिडिक्शन को एक्सक्लूड किया गया या नहीं, ये सिविल कोर्ट डिसाइड करेगा। पहला प्रिंसिपल है ये। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि प्रिजम्पशन यही है, ये धारणा होती है कि सारे मैटर्स सिविल कोर्ट डिसाइड कर सकता है, जब तक कि दूसरी पार्टी जो उस मैटर को स्पेसिफिक एक्ट में लाना चाहती है वो प्लीड न करे, कोर्ट को संतुष्ट न कर दे कि ये मैटर सिविल कोर्ट में नहीं जाएगा बल्कि दूसरे कोर्ट में जाएगा। तो इसका अर्थ यह हुआ कि अगर मैटर कोई एक्सक्लूडेड है सिविल कोर्ट से, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पार्टी पर होगा साबित करने का, एक्सक्लूजन साबित करने का, एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली, जो ऐसा प्लीड करती है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि कोर्ट का इंटरप्रिटेशन, कोर्ट जब भी किसी मैटर को सुनेगी, उसके सामने कोई मैटर ऐसा लाया जाएगा तो कि ये मैटर सिविल कोर्ट में जाएगा या नहीं जाएगा, तो कोर्ट हमेशा फेवर करेगी कि ये मैटर सिविल कोर्ट में ही रहे, क्योंकि सिविल कोर्ट की रेमेडी ही परफेक्ट होती है। पांचवा, अगर कोई मैटर लॉ बना करके क्लियर कट कोर्ट के बाहर किया गया है, तब तो कोर्ट को जुरिडिक्शन नहीं होगा, लेकिन अल्टीमेटली कोर्ट ही डिसाइड करेगी। जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया था सेक्शन 8 आर्बिट्रेशन काउंसिलेशन एक्ट 1996 का, जब दो पार्टी किसी मैटर को लेकर के कोर्ट के सामने पहले जाती हैं और कोर्ट में एप्लीकेशन डाल देती हैं कि हम लोगों ने एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट किया है, तो ये मैटर आर्बिट्रेशन में जाएगा, तो कोर्ट को उस मैटर को हटाना पड़ता, क्योंकि ये क्लियर कट एक्सक्लूजन है कोर्ट का। तो जब यहां क्लियर कट है, वहां पर वो मैटर कोर्ट अपने पास नहीं रखता। लेकिन बहुत सारे ऐसे मैटर्स होते हैं जहां पर क्लियर कट या एक्सप्रेसली कोर्ट मैटर को सिविल कोर्ट से डिबार भी करती है, फिर भी कोर्ट को जुरिडिक्शन होता है कि जो उस एक्ट में लागू ना हो या उस एक्ट में अगर परफेक्ट रेमेडी नहीं है, तो कोर्ट उसे अपने पास ले सकता है। मान लीजिए
एक केस है श्रीनिवासा डिस्टिलरीज वर्सेस एस.आर. थागराजा, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, 1986 का केस है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का। इसमें क्या हुआ था, इसमें सेक्शन 58 है वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन का केस था, ये 1974 का एक्ट है, जिसमें लिखा गया था, जिसका एक सेक्शन था 58 में लिखा गया था कि नो कोर्ट शैल हैव जुरिसडिक्शन टू इंटरटेन एनी सूट और प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर which an appellate authority constituted under this act is empowered by or under this act to determine, and no injunction shall be granted by any court or other authority in respect of any action taken or to be taken in pursuance of any power conferred under this act. ये 58 में कह रहा है कि अगर वाटर पोल्यूशन एक्ट में कोई मैटर लाया गया है तो उसमें जो सब्जेक्ट एक्ट में दिए गए हैं और तो जो अपील कोर्ट होगी वाटर पोल्यूशन एक्ट में जो ओरिजिनल डिसीजन आएगा उसके खिलाफ जो अपील होगी सेक्शन 58 में, तो ये एक्ट कहता है कि अगर अपील कोर्ट डिसाइड कर देता है कोई मैटर इशू और पोल्यूशन एक्ट का, तो इस मैटर इस सब्जेक्ट में के खिलाफ ना किसी कोर्ट में सुनवाई होगी, न इसके खिलाफ कोई सिविल कोर्ट इंजंक्शन दे सकता है। तो ये देख क्लियर कट ये बार लगा रहा है कि जो वाटर पोल्यूशन एक्ट के 1974 के एक्ट के जो मैटर्स हैं, अगर उनमें अपील में लाया जाता है और अपीलेट अथॉरिटी या अदर कोई अथॉरिटी जो बनी है इस एक्ट में अगर कोई डिसीजन देती है तो उसका डिसीजन फाइनल होगा और सिविल कोर्ट का जुरिसडिक्शन नहीं होगा। अब सिविल कोर्ट इंजंक्शन देती कहां है? सिविल कोर्ट को इंजंक्शन देने की पावर सेक्शन 38 और ऑर्डर 38 CPC में दी गई है। अभी आगे बताएंगे आपको। तो आर्टिकल 38 में सिविल कोर्ट को इंटरिम इंजंक्शन देने की पावर दी गई है। जो परपेचुअल इंजंक्शन है वो दिया जाता है स्ट्रक्चरल रिलीफ एक्ट में, लेकिन जो टेम्पररी इंजंक्शन है वो दिया जाता है सेक्शन 38 में CPC में। तो अब आप इसमें देखिए साफ साफ लिखा गया है कि कोई भी मैटर जो वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड होगा और अपीलेट अथॉरिटी को डिसीजन देती है उसके खिलाफ न तो कोई कहीं रेमेडी है, इवन सिविल कोर्ट में कोई जा भी नहीं सकता और न उसमें इंजंक्शन हो सकता है। तो अब यहां क्वेश्चन ये था कि जो एक्ट में जो सब्जेक्ट दिए गए हैं उसमें एक सब्जेक्ट नहीं दिया गया था कि अगर कोई इंडस्ट्री से या कोई मैटर पोल्यूट होता है नदी में या तालाब में, जैसे कचरा गिर के जाता भी देखा, कानपुर की टिनरी बंद हो गई थी कुंभ मेले में, क्यों? क्योंकि पानी गिर के जाता था। तो अगर कोई ऐसा नॉक्सियस फ्लूइड मतलब कोई पानी गंदा पानी रिवर में आती है तो ऑर्डर 38 में सिविल कोर्ट इंजंक्शन दे सकता है, क्योंकि इसमें जो पानी गिरने के बारे में जो नॉक्सियस फ्लूइड्स जो रिवर में गिरते हैं उनके बारे में कोई मेंशन नहीं किया गया है। तो इसका अर्थ यह हुआ जहां जहां सिविल कोर्ट को मौका मिलता है, जहां उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो क्लियर कट एक्सक्लूजन होने के बाद भी वो सिविल कोर्ट मैटर को ले जाती है। इसका मतलब सिविल कोर्ट ही इंटरप्रेट करती है, वही डिसाइड करेगी और वो डिसाइड कर सकती है कि ये जो मैटर है, जो नॉक्सियस फ्लूइड्स गिरने का मैटर है, ये वाटर पोल्यूशन एक्ट में नहीं रहेगा, बल्कि इसको हम डिसाइड करेंगे। और उस एक्ट के होते हुए भी आप देखिए कितना रोक लगाई गई है कि कोई जो अपीलेट अथॉरिटी डिसाइड कर देगी पोल्यूशन एक्ट, ये वाटर पोल्यूशन एक्ट 1974 में, उसमें किसी कोर्ट में आप नहीं जा सकते। लेकिन फिर भी सिविल कोर्ट कहती नहीं मैं हूं और हम इसको डिसाइड करेंगे और सेक्शन 38 में गंदे पानी से बहने को रोकने के लिए नदी में वो इंजंक्शन लगा सकती है। इसीलिए इसी तरह आप देखिए विक्रम सिंह वर्सेस कमला देवी का केस है, हिंदुला में आप पढ़े होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट केस है 1995 का। तो जब आप पढ़ेंगे हिंदुला सेक्शन 11, 12 दो प्रोविजंस हैं जो वार्ड एंड वार्डेबल डिक्लेयर करते हैं। सेक्शन 11 सेक्शन 17 में पनिशमेंट भी है। तो यहां पर मान लीजिए लिखा गया सेक्शन 11 में कि पेटिशनर टू द पार्टी, तो पेटिशनर टू द पार्टी कौन हुआ? यह हुआ जो बाईगेमी की वाइफ हुई, जो दूसरी बीवी है
वही पार्टी हुई, क्योंकि अब फर्स्ट वाइफ तो लिखा गया है पेटिशनर, पार्टी टू द पेटिशनर, पेटिशन या पेटिशनर कैन ब्रिंग द सूट टू डिक्लेयर द वाइड मैरिज, टू डिक्लेयर ए मैरिज एज नल एंड वाइड, यही लिखा गया है। लेकिन इसमें देखिए उस बेचारी को जो पहली पत्नी है उसे कोई रेमेडी नहीं दी गई है। तो इसका मतलब यह हुआ अगर फर्स्ट वाइफ डिक्लेयर करना चाहे उस मैरिज को वाइड तो कैसे करेगी, तो उसके लिए रेमेडी सेक्शन 38 में अगेन दे दी गई है। कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा 1995 वाले केस में अगर कहीं नहीं तो 38 में तो हम जाएंगे ही, और 38 में पहली वाइफ अगर मैरिज को वाइड डिक्लेयर करने के लिए मैटर कोर्ट में लाती है तो 38 में उस मैटर को कोर्ट, उस मैरिज को कोर्ट रोक लगा देगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि जहां पर रेमेडी नहीं है वहां पर कोर्ट रेमेडी दे सकता है। अब इसका उदाहरण दूसरा भी ले सकते हैं। एक इस केस, अच्छा केस ये भी है, हॉर्ल HORL हॉर्ल वर्सेस केशव, नाम है, 2012 का केस है, ये सुप्रीम कोर्ट का केस ये भी है। इसमें क्या हुआ कि जमींदारी एबोलिशन एंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 में जो पावर है वो आप जानते हैं रेवेन्यू की पावर कलेक्टर के पास होती है या SDM के पास होती है या असिस्टेंट कलेक्टर के पास होती है। जुडिशियल पावर ये नहीं होती, रेवेन्यू की जितनी पावर होती है वो सब एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स के पास होती है। इसमें जो पावर दी गई है इसमें अब सेक्शन आप अगर थर्ड ईयर, अच्छा अभी आप पढ़ेंगे, सेक्शन 176 है, 178 है, 182 है जमींदारी एबोलिशन एक्ट एंड रिफॉर्म्स एक्ट में। आप देखेंगे 3 सेक्शन दिए गए हैं जिसमें कलेक्टर को, असिस्टेंट कलेक्टर को, ADM को ये पावर होती है कि रेवेन्यू से रिलेटेड मैटर, चाहे वो कंपनसेशन हो, चाहे जमीन का ट्रांसफर हो, कोई मैटर वो निपटारा कर सकती है, लेकिन सिविल कोर्ट नहीं कर सकती इस एक्ट के हिसाब से। तो इसका अर्थ हुआ जुरिडिक्शन सिविल कोर्ट का नहीं होगा इस पर, जो जुडिशियल बॉडी है। इसमें क्या हुआ था, एक जो अपलेंट था उसने असिस्टेंट कलेक्टर के खिलाफ अपील की, पहले हाई कोर्ट भी की, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट भी की, कि ये जो जजमेंट दिया गया है असिस्टेंट कलेक्टर की, ये जजमेंट फ्रॉड है, फ्रॉडुलेंट है, वायर्ड है। क्यों फ्रॉडुलेंट है? क्योंकि जिस एग्रीमेंट के बेसिस पर ये कम्प्रोमाइज किया गया था उसके फादर मर चुके थे जिन्होंने ये कम्प्रोमाइज किया था, और दूसरी पार्टी थी, उन्होंने कहा दूसरी पार्टी हमारे फादर से का जबरदस्ती सिग्नेचर कर दिया है, गलत सिग्नेचर कर दिया है, हमारे फादर ने कोई कम्प्रोमाइज इस तरह की नहीं थी, लैंड इसको दी थी, इसलिए कम्प्रोमाइज के बेसिस पर जो ऑर्डर कलेक्टर ने दिया, असिस्टेंट कलेक्टर ने दिया, वो ऑर्डर नल एंड वाइड है और फ्रॉड है। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन ये था, सिविल कोर्ट में जब ले गए तो उसने सुना और सुन करके जजमेंट दिया दूसरी पार्टी फेवर में। उसने कहा कि मैटर फ्रॉड का है, तो दूसरी पार्टी जिसके फेवर में असिस्टेंट कलेक्टर ने जजमेंट दिया था, हाई कोर्ट गई, फिर सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल कोर्ट के जजमेंट को सही माना और कहा कि यह मैटर सिविल कोर्ट में जा सकता है, क्योंकि यह मैटर केवल लैंड का नहीं है, यह मैटर फ्रॉड का भी है, यह मैटर गलत डिसीजन का भी है, यह फेक साइन करने का है, इसलिए इसमें क्रिमिनलिटी इन्वॉल्व है और केवल लैंड का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कम्प्रोमाइज अगर फ्रॉडुलेंट है तो सुप्रीम कोर्ट फ्रॉड, तो सिविल कोर्ट फ्रॉड और अनडू इन्फ्लुएंस या कोएर्सन के बेसिस पर सिविल कोर्ट इस जुरिडिक्शन को एक्सरसाइज कर सकती है। इसलिए केवल रेवेन्यू अथॉरिटी को केवल जमीन का ट्रांसफर करने का पावर है कम्प्रोमाइज के बेसिस पर, लेकिन उसमें अगर कोई अनडू इन्फ्लुएंस है, कोएर्सन है, थ्रेट है, फ्रॉड है, तो मैटर सिविल कोर्ट के पास जा सकता है और सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन उस पर रहेगा। तो हम आप बताने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से एक्सक्लूडेड है मैटर, यहां तक कि एक्सप्रेस एक्सक्लूजन है, फिर भी सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन, क्योंकि पेरेंट जुरिडिक्शन है, इसलिए सिविल कोर्ट ऐसे मैटर को अपने पास लेकर के डिसाइड कर, ये सब एक्सेप्शन है। आप देख लीजिएगा जो मैं केस बता रहा हूं, एक केस याद रखिएगा। सिविल कोर्ट ये शो करते हैं कि एक्सक्लूड एक्सप्रेस हो चाहे इंप्लाइड हो, फिर भी सिविल कोर्ट अगर चाहे तो उस मैटर को डिसाइड कर सकती है। तो फ्रॉड का है, मैटर का है, या अगर मैलाफाइड है, डिस्ट्रिक्ट जो जिस कोर्ट को पावर है, रेवेन्यू कंट्रोल एक्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को पावर है, उसने मैलाफाइड यूज किया है या बिना पावर के यूज कर लिया उसने अपनी पावर को,
ये सब मैटर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में आपको पढ़ने होते हैं, या अपने जुरिडिक्शन का प्रॉपर यूज नहीं किया है तो सिविल कोर्ट उस मैटर को देख सकती है। मान लीजिए कि एक डीएम है, सपोज करिए डीएम को पावर दे दी गई है, जैसे मैंने कहा कि कलेक्टर को पावर दे दी गई है कि वो किसी लैंड का डिस्प्यूट का प्रोनाउंसमेंट कर सकता है, लेकिन सही अगर वो डीएम ना हो, सरकार ने उसे डीएम बना दिया, गलत आदमी बना दिया, तो सिविल कोर्ट मैटर जाएगा। इसी तरीके से अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऐसे प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करती है, ऐसे प्रॉपर्टी बाउंड जजमेंट देती है जो उसकी जुरिडिक्शन के बाहर है, किसी और सिटी में है, किसी और राज्य में है, तो भी यह मैटर विदाउट जुरिडिक्शन हुआ, डीएम या एडीएम के जुरिडिक्शन के बाहर हुआ, इसलिए सिविल कोर्ट इस पर अपना जुरिडिक्शन एक्सरसाइज कर सकती है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं मैलाफाइड यूज का। ये केरल का केस है, केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस एम सेनाबा 1990, केरल हाई कोर्ट का केस है। इसमें मैलाफाइड, अगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को ये पावर है, केबल बिछाने की पावर दी गई कि गांव-गांव बिजली पहुंचाने की पावर दी गई है, तो एक जगह गांव जब बिजली ले जा रहा था तो वो बिजली के तार और खंभा एक ऐसे आदमी के घर के सामने गाड़ दिया जिससे उसकी दुश्मनी थी, या किसी ने पैसा दे दिया था, और जहां पिलर गाड़ना था उससे दूर था। तो केरल हाई कोर्ट ने कहा कि तो मैलाफाइड यूज है, आपको जो पावर नहीं, उस अपने पावर का आपने गलत यूज कर लिया है। तो मैलाफाइड अगर है तो चाहे जुरिडिक्शन का एक्सक्लूजन एक्सप्रेस हो चाहे इम्प्लाइड हो, सिविल कोर्ट मैटर जा सकता है। और इसीलिए आप देखिए, मैंने बताया आपको, अगर एक्सेस आप जुरिडिक्शन कर दिया है बोर्ड ने, चाहे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट डीएम ने, या इसको निपटारा करने से अवॉइड कर लिया जो मेन पॉइंट था, या बहुत कैजुअली शेड्यूल किया डिस्प्यूट को, नेग्लिजेंटली यूज ऑफ पावर किया है जैसे, और दूसरा मैलाफाइडी है, यूज किया पावर का, बैड फेथ में यूज किया है, गुड फेथ में नहीं किया गया है, या सुनवाई ढंग से नहीं की है दोनों पार्टी को, नेचुरल जस्टिस का वायलेशन किया गया है। तो ऐसे फैक्टर्स अगर हैं तो एक्सक्लूजन होते हुए भी सिविल कोर्ट ऐसे मैटर को टेक ओवर कर सकती है और डिसाइड कर सकती है। इसी तरीके से अगर जस्टिस कंप्लीट, मान लीजिए यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट 1954 का है, इसमें क्या है कि एक प्रोविजन दिया गया है होल्डिंग का। जब चकबंदी होती है तो चकबंदी जब शुरू होती है तो जब तक फाइनल नहीं होता तब तक चलती रहती है, और उसमें कोई कोर्ट इंटरवीन नहीं कर सकता। चकबंदी की अलग तहसीलदार होता है, अलग कानून होता है, उसकी अलग कोर्ट होती है, यहाँ तक कि सीनियर मोस्ट कोर्ट भी अलग होती है, उसके खिलाफ आप केवल हाई कोर्ट में जा सकते हैं। सिविल कोर्ट का इसमें कोई काम नहीं होता यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट 1954 में। तो जब तक चेक का बंटवारा फिजिकली ना हो, फिजिकली हर पार्टी को जो चेक के लिए इंटाइटल्ड था उसको जब तक फिजिकली डिलीवरी ना हो जाए, पोजीशन ना हो जाए, तब तक चकबंदी बंद नहीं होती। तो इस केस में बिस्मिल्ला वर्सेस जनेश्वर प्रसाद का केस था, 1990 का केस था। इसमें क्या हुआ, चकबंदी का बंटवारा हुआ और पेपर बंटवारा कर दिया, बता दिया कि भाई आपका ये लैंड, आपका ये लैंड। चकबंदी जैसे ही खत्म हो गई या खत्म होने वाली थी, बंटवारे पर फिर वो आदमी काबिज हो गया जिससे वो जमीन लेकर के दूसरे आदमी को दी गई थी। तो मैटर गया और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में गया, और सुप्रीम कोर्ट डिसाइड किया कि ये मैटर फिर सिविल कोर्ट में ले गया मैटर को। सिविल कोर्ट ने डिसाइड किया कि ये जो चकबंदी गलत हुई थी, उसने चैलेंज किया दूसरी पार्टी ने कि ये सिविल कोर्ट में जा ही नहीं सकता क्योंकि तो चकबंदी का मैटर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जा सकता है। तो अगर जो पावर दी गई है स्पेसिफिक कोर्ट्स को, अगर उस पावर का ढंग से यूज नहीं करते, प्रॉपर यूज नहीं कर सकते, या कंप्लीट जस्टिस नहीं दे सकते वो, तो वहां पर सिविल कोर्ट अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकता है। अगर कोई मैटर बिना एविडेंस से सुन लिया गया है, मैलाफाइड सुन लिया गया, मैंने बताया आपको, तो सारे केसेस में सिविल कोर्ट अपने जुरिडिक्शन को एक्सरसाइज कर सकता है। इसके बावजूद भी कि ये मैटर उसकी जुरिडिक्शन से ले लिया गया है। और सबसे इसमें लेटेस्ट केस है सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड वर्सेस टी थंकारन 2015। सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड वर्सेस टी थंकारन 2015।
सुप्रीम कोर्ट का। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हालांकि ये सही है कि अगर कोई स्पेशल कोर्ट बनी है तो स्पेशल कोर्ट का जुरिडिक्शन जनरल कोर्ट के बाद सिविल कोर्ट के से ज्यादा होगा, डिसाइड वही करेगा। लेकिन अगर ये फैक्टर्स हैं, मैलाफाइड है, एक्सेस जुरिडिक्शन है, नो एविडेंस है, बैड फेथ है, पावर को गलत डेलीगेट कर दिया गया है, गलत आदमी डिसाइड किया इसको, तो ऐसे केस में सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन फिर अलाइव हो जाता है। तो ये और ये हाँ, दो चीज और बताता हूँ इसमें, दो केसेस और भी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो राजस्थान ट्रांसपोर्ट का केस अभी, और दूसरा है प्रीमियम ऑटोमोबाइल्स वर्सेस केएस वडके का केस है। तो इन दोनों केसेस में क्या हुआ था कि इसी से, बल्कि एक केस और भी है, चंद्रकांत वर्सेस तुकाराम निकम वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ अहमदाबाद 2002 का केस है। ये सुप्रीम कोर्ट का केस है, इसमें सब ले डाउन किया गया था। ये जो केसेस है, तुकाराम का केस है, प्रीमियम ऑटोमोबाइल का केस है, या स्टेट राजस्थान ट्रांसपोर्ट का केस है, 1959 का केस है, इन सब में डिसाइड ये किया गया था जो मैंने आगे पॉइंट्स डिस्कस किया था। तो डिटेल में जब आप देखेंगे तो सिविल कोर्ट के यही बताया गया इनमें कि सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन इनहेरेंट होता है और इसका जुरिडिक्शन कभी खत्म नहीं होता। तो जो रूल हमने जो आपको डिस्कस किया, उसी रूल को अगर समराइज कर लीजिए तो क्या होता है, पहला प्रिजम्पशन ये होता है कि कोई भी मैटर अगर एक्सक्लूड किया गया है तो भी सिविल कोर्ट के पास का जुरिडिक्शन होगा। दूसरा, अगर किसी मैटर को सिविल कोर्ट से एक्सक्लूड किया गया है तो ये डिसाइड करने की पावर, इनहेरेंट पावर सिविल कोर्ट में रहेगी कि वो मैटर एक्सक्लूडेड है या नहीं है। तीसरा, सिविल कोर्ट जब किसी मैटर को डिसाइड करेगी तो मैटर को ऐसे डिसाइड करेगी, इंटरप्रिटेशन ऐसे देगी कि उसका जुरिडिक्शन समाप्त न होने पाए, ताकि कंप्लीट जस्टिस का स्कोप हमेशा बना रहे। चौथा, कोई भी कोर्ट, सिविल कोर्ट जुरिडिक्शन एक्सरसाइज करने की जरूरी नहीं है दूसरे पार्टी की कंसेंट ले, कोर्ट अपने आप ही डिसाइड करेगी। और अगर स्पेशल कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है जो मैलाफाइड है, विदाउट जुरिडिक्शन है, विदाउट एविडेंस है, विदाउट हियरिंग है, नेशनल जस्टिस का वायलेशन है, तो सिविल कोर्ट उसे अपने ले सकती है। और ये जो प्रोसीडिंग्स हैं, ये चैलेंज हो सकता है किसी कोलैटरल प्रोसीडिंग्स में भी, मतलब उसी प्रोसीडिंग्स में नहीं, अगर कोई और मैटर दूसरा पेंडिंग है जिसमें ये इशू इन्वॉल्व है, उसमें भी आप चैलेंज कर सकते हैं इसको। और नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर कोई ऐसा मैटर है, जैसे राजस्थान ट्रांसपोर्ट केस में कहा गया, जो जैसे इसमें एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट मोटर व्हीकल्स एक्ट में बस से एक्सीडेंट हुआ, तो मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 में जो पावर दी गई है कंपनसेशन की 110 में, 118 में, सेक्शन 2A में डिसाइड करने की पावर दी गई है। ट्रांसपोर्ट क्लेम ट्राइब्यूनल को अलग ट्राइब्यूनल बना हुआ है जिसको सिविल कोर्ट की पूरी पावर होती है। तो इसमें जो पार्टी इंजर्ड है उसको रेमेडी दे सकता है, जो पार्टी डिफॉल्टर है जिसके बस एक्सीडेंट हुआ, चाहे ड्राइवर हो चाहे मालिक हो, उससे क्लेम वसूल करके दूसरी पार्टी को दे सकती है। लेकिन इसमें यह नहीं कहा गया है कि अगर बस से टक्कर हल्की सी लग जाए किसी को, अब आदमी घबरा कर खेत में गिर जाए, किसी जमीन पे गिर जाए, चोट लग जाए या मर जाए, तब क्या होगा? अगर शॉक लग जाए तो क्या होगा? तो ट्रांसपोर्ट के केस में कहा गया, तो ऐसे केस में सिविल कोर्ट डिसाइड करेगा अंडर जनरल लॉ ऑफ टॉर्ट्स में। तो सिविल, जैसे अब आप देखिए इनकम टैक्स एक्ट में, ये प्रीमियर ऑटोमोबाइल केस में कहा गया है, इनकम टैक्स एक्ट में क्या हुआ कि टैक्स आपको जमा करना पड़ता है, अगर टैक्स नहीं करेंगे तो आपको पेनाल्टी भी हो सकती है। हालांकि सिविल लॉ में पेनाल्टी होती है, जुर्माना देना, जेल भी जा सकते हैं, इसको सिविल जेल कहते हैं क्योंकि इसमें कोई क्राइम नहीं होता। तो अब ये जो, लेकिन मान लीजिए आपके ऊपर 10 लाख का टैक्स आया, आपने 7 लाख जमा कर दिया, इनकम टैक्स अथॉरिटी ने कहा कि पहले जमा किया और फिर 5 लाख बाकी जमा करने के लिए, तो इनकम टैक्स अथॉरिटी ने कहा हम तभी सुनेंगे जो अपलेट इनकम टैक्स है जब पूरा पैसा जमा करिए। पार्टी कहती पैसा हम कहां जमा करें, मेरे पास है ही नहीं। फिर वो सिविल कोर्ट में गया, सिविल कोर्ट ने कहा नहीं, पहले आप डिसाइड करिए,
फिर ये पूरा पूरा पैसा जमा करेगा। नहीं तो अगर जो पैसा गलत लिया है उसे आप वापस भी कर सकते हैं, मतलब उसे वापस करना पड़ेगा आपको। आप देखिए कन्हैया लाल वर्सेस सेल्स टैक्स कमिश्नर का केस था, अगर आप पढ़े होंगे कोसाई कॉन्ट्रैक्ट में। अगर गलत तरीके से, लीगल तरीके से कोई पैसा ले लिया गया है, कोई टैक्स ले लिया गया है, उसे लौटाना पड़ता है। तो ये मैटर सिविल कोर्ट के जुरिडिक्शन में होता है। अब ये हुए सिविल मैटर। हमने आपको डिस्कस किया था कि अगर कोई मैटर इतना मिक्स्ड है कि उसमें धार्मिक मामला जुड़ा हुआ है, रिलीजियस नेचर का है, उसमें ऐसी पोस्ट जुड़ी हुई है, पूजा करने का अधिकार जुड़ा हुआ है, चढ़ाने का अधिकार जुड़ा हुआ है, उस मैटर को भी सिविल कोर्ट सुन सकती है, क्योंकि ये सब अधिकार सिविल राइट होते हैं। कल हमने डिस्कस किया था डिटेल में कि आर्टिकल 25-26 में आप जो नीचे देखेंगे तो कोर्ट को पावर होती है, पार्लियामेंट को पावर होती है लॉ बनाने की, कि लॉ बना करके वो सेकुलर मैटर पर, फाइनेंशियल मैटर पर कुछ रोक लगा सकता है या कुछ लॉ में बदलाव कर सकता है। और इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सेफगाउडा, SAHEBGOUDIA, सेफगाउडा वर्सेस, सेफगाउडा वह देवता का नाम हुआ करता था, बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स वर्सेस ओगेप्पा। ओगेप्पा भी एक मूर्ति का नाम था, भगवान का नाम था। जैसे कहते हैं शंकर भगवान, तब नाम दे देते हैं शनि भगवान, वैसे साउथ इंडिया का केस है, इसमें ओगेप्पा भगवान था। तो 2003 का केस सुप्रीम कोर्ट का ही केस है। इसमें क्या हुआ था, एक एक्ट बना, बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1958, जिसमें दो सेक्शन थे, सेक्शन 89 और 19। इनमें कहा गया कि अगर कोई ट्रस्ट का मेंबर बनना चाहता है, रिलीजियस संस्था इस धार्मिक ट्रस्ट का मेंबर बनना चाहता है 1958 के एक्ट में, तो एक चैरिटी कमिश्नर अपॉइंट होगा, जिसको पावर डेलीगेटेड होंगे असिस्टेंट चैरिटी कमिश्नर को भी। तो असिस्टेंट चैरिटी कमिश्नर को जो पावर थी कि वो जो ट्रस्टी बनना चाहते हैं उनका नाम वेरीफाई करे, एड्रेस वेरीफाई करे, उनका फाइनेंशियल स्टेटस वेरीफाई करे, मतलब ये ऐसा कोई गलत आदमी मेंबर ना बन जाए, ये डिसाइड करे। और लेकिन एक सेक्शन 80 भी था। सेक्शन 80 में कहा गया था कि जब तक कि इस एक्ट में कहीं एक्सप्रेसली प्रोविजन ना हो, नो सिविल कोर्ट शैल हैव जुरिसडिक्शन टू डिसाइड, ऐसे क्वेश्चन को जो इस एक्ट में है, ट्रस्ट एक्ट में है, रिलेटेड टू दी मेंबरशिप, कोई सिविल कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकती। अब इसमें क्वेश्चन ये था कि दो पुजारी थे, भाई थे, 600 साल से मंदिर की पूजा करते चले आ रहे थे। उन्हें पूजा करने से रोक दिया कि आपको इस ट्रस्ट के तहत पूजा करने का अधिकार नहीं था। तो जब मैटर्स हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में गया, सिविल कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि है राइट, क्योंकि सिविल राइट है, ये प्राइवेट राइट है, पूजा करने का अधिकार धार्मिक है। तो क्या हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने साहेब गौडा वर्सेस ओगप्पा के केस में डिसाइड कर दिया कि ये मैटर सिविल का मैटर है, और ये उस एक्ट से, बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 58 के परिधि से बाहर है, क्योंकि जो 50 एक्ट का सेक्शन 80-19 है वो केवल मेंबरशिप के लिए है। अगर आपको मेंबरशिप लेनी है तब इंक्वायरी होगी, तब पता लगाएगा चैरिटी कमिश्नर, तब मेंबरशिप आपको देगा। लेकिन ये मैटर केवल पूजा करने का है, उसका कस्टमरी राइट है, 700 साल से उसका परिवार ही पूजा करता रहा है, और वहां से उसको जो दान मिलता लेता रहा है। इसलिए ये मैटर ट्रस्ट ट्राइब्यूनल के बाहर होगा और सिविल जुरिसडिक्शन होगा इस पर, और सिविल कोर्ट इसको डिसाइड करेगी। तो इतना आपका हुआ सूट ऑफ सिविल नेचर का। तो जब कोई मैटर मंदिर का हो, मस्जिद का हो, तो पूजा जहां तक होती है, भक्तों को पूजा करने का अधिकार, जल चढ़ाने का अधिकार, फूल चढ़ाने का अधिकार, ये सब अधिकार तो मंदिर की परंपराओं के अनुसार होता है। लेकिन जहां पर राइट इन्वॉल्व है, आप उस राइट को एक्सक्लूड कर रहे हैं। जो मेरा राइट है, चाहे वो कस्टमरी राइट हो, देखिए जब कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ेंगे तो आर्टिकल 13 क्लास 3 में कस्टमरी राइट भी राइट होता है, फंडामेंटल राइट भी हो सकता है। तो जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को नल एंड वाइड किया है शारा बानो के केस में, और कहा है कि ये अगेंस्ट आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसका मतलब जो शरीयत एक्ट 1937 का सेक्शन 3 में और 3 तलाक कस्टमरी लॉ है, कस्टमरी लॉ भी आर्टिकल 14 में वायलेट हो सकता है। तो पूजा करने का अधिकार भी एक कस्टमरी लॉ है और सिविल राइट है। और अगर डिस्क्रिमिनेटरी है, अगर आप गलत तरीके से कोई अधिकारी रोक लगाता है तो वो रोक गलत है, और अगर सिविल कोर्ट में उसको रेमेडी दी गई है तो सिविल कोर्ट की रेमेडी
सही है तो अपने चाहे हेरिटेरी राइट हो, मंदिर में पूजा करने का है, मान लीजिए परंपरा है तनख्वाह मिलने की किसी महंत को, वो नहीं रोक सकते, कस्टमरी राइट है, वो राइट उसे कहीं से मिला है, चाहे जहां से मिला हो लेकिन मिला है, तो बिना रीजन के उस पर आप रोक नहीं लगा सकते हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे कि जो कब्र है, एक लॉ बना दिया कब्र हटाने का और मस्जिद हटाने का, तो ये मस्जिद बनाने का, मंदिर बनाने का ये सिविल एक्शन है, और जब तक आप सही जगह पर सही प्रोसीजर से ट्रांसफर प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई हो, मंदिर का म्युनिसिपल कम्युनिटी म्युनिसिपल लॉ में या नगर पालिका में ट्रांसम्यूटेशन ना हुआ हो, बिजली सही ढंग से न ली गई है, तब उसे हटाया जा सकता है। अगर किसी आदमी की जमीन पर उसको बनाते हैं तो वो जमीन क्लेम कर सकता है उसे हटाने का। ये इस केस में मुनियादी कौन का केस है, MUNIANDI, मुनियादी कौन वर्सेस श्री रामानाथा सतपथी का केस है 1982 का मद्रास हाई कोर्ट का। इसमें ले डाउन किया गया था कि अपनी जमीन पर आप चाहे जो करें, लेकिन दूसरी जमीन पर अगर आप कोई मंदिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बनाते हैं तो वो भी सिविल राइट का वायलेशन है। लेकिन ध्यान रखिए कि जो अधिकार होता है, जैसे मान लीजिए हमने बताया था कि अगर कोई पोस्ट है, उस पोस्ट में कोई फीस या तनख्वाह नहीं जुड़ी है तब भी पोस्ट होती है। लेकिन जो राइट टू डिग्निटी है, जैसे कि हम जब कभी झूला, जब प्रोसेशन निकलेगा तो हम आगे आगे चलने में मेरा अधिकार होगा, ये रिलीजियस राइट है, परंपरा का अधिकार होता है, धार्मिक परंपरा, इसमें कोर्ट इंटरवीन नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप सड़क पर जुलूस लेके जा रहे हैं और रास्ते को जाम करते हैं, बगल वाले दुकान वाले या घर वाले ऑब्जेक्शन करते हैं, तो कोर्ट उस पर इंजंक्शन दे सकता है, कोर्ट उस दरबार डिक्लेयर जुलूस को कह सकता है ये आधार नहीं ले सकते, ये तो धार्मिक जुलूस है। तो धार्मिक अधिकार का राइट बहुत संकुचित हो गया है, और यही अधिकार बुरियल्स के बारे में है, मतलब जो जैसे आप कब्र बना देते हैं, कब्र को सही स्थान पर अगर सरकार डिसीजन लेती है ये कब्र से रास्ता जाम होता है तो उसे हटा भी सकती है, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, सिविल कोर्ट डिसाइड करेगा सही हटाया या गलत हटाया है। और लेकिन आर्बिट्रेशन एक्ट में सेक्शन 8 में मैंने बताया था आपको कल कि क्योंकि सीधे एक्सक्लूजन किया गया सिविल कोर्ट से, इसलिए सिविल कोर्ट के पास जुरिडिक्शन नहीं होता, तो सिविल कोर्ट डिसाइड करता है ये जुरिडिक्शन मेरे पास है, मुझसे दूर कर दिया गया, हटा दिया गया है या नहीं है, इसलिए कोर्ट का इनहेरेंट जुरिडिक्शन है, चाहे सर्विसी मैटर क्यों ना हो। अगर किसी सर्विस मैटर को आर्बिट्रेरली किसी को निकाल दिया नौकरी से, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर इंस्टीट्यूट राइट, जैसे मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में जब आप 311 पढ़ते हैं खंड बी में, तो 3 ग्राउंड दिए गए हैं कि राष्ट्रपति हटा सकता है उनको बिना कारण दिए, तो सुप्रीम कोर्ट या सिविल कोर्ट उसमें इंटरवीन नहीं कर सकती है। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस रामचंद्र के केस में पहले ही बता दिया गया था 1955 में पंजाब हाई कोर्ट में, अब तो बहुत सारे जजमेंट इस पर आ चुके हैं। तो ये है सूट ऑफ सिविल नेचर। तो सूट ऑफ सिविल नेचर क्या होता है, इसमें कौन कौन सब्जेक्ट्स आ सकते हैं, इसमें सिविल कोर्ट का राइट फिर भी बताया, जरूर याद रखिएगा, सिविल कोर्ट का राइट हमेशा बना रहता है, कभी भी अगर वो चाहे अपने राइट को यूज कर सकती है, अगर उसे लगता है कि जिन अधिकारों के लिए ये अलग से कोर्ट बनाई गई है, अगर वो राइट्स पूरे तरीके से फुलफिल नहीं हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में 47 में सेक्शन 2K में बहुत डिफाइंड है कि कौन कौन से डिस्प्यूट होते हैं जो लेबर कोर्ट के सामने लाए जा सकते हैं, लेकिन उसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज के बीच में ही झगड़ा हो तभी निपटाया जा सकता है। मान लीजिए ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया इंडस्ट्री के साथ कि वो 3 साल तक रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा, बिना नोटिस दिए उसे हटा दिया गया, तो इंडस्ट्रियल कमिश्नर ने उसके कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया, चूंकि ये मैटर कॉन्ट्रेक्चुअल है वर्सेस इंडस्ट्री को सप्लाई कर रहा है, तो ये मैटर सिविल कोर्ट में जाएगा क्योंकि ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। तो जरा सा भी अगर स्कोप होता है सिविल कोर्ट में जाने का, तो कोर्ट उस मैटर को, उस अपने राइट को डिसाइड करने का प्रिजर्व रखता है, एक्सक्लूड करने के बाद भी, एक्सक्लूजन या इंक्लूजन इनहेरेंट हो चाहे एक्सप्रेस हो। थैंक यू।